ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ISIL ਦੇ ਜੋ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਰਸਿਸ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਆਈਸਿਸ ਪੂਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਰਸਿਸ ਅਤੇ ਨੇਟੋ ਫੋਰਸਿਸ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਕਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹਾਦ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ? ਔਰ ਇसी ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ इंटरनेशनल अफेयर्स के स्टूडेंट मनीष वर्मा नाल। जी अनु जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू प्रीत। सो मनीष जी, जो ओवरऑल हालात इस समय बने पड़े हैं उसके बारे में बात करें कि ये आईएसआईएस और ISIL का इतना कहाँ से ये आए और इतनी जल्दी क्यों इतनी प्रोमिनेंस इनको मिल गई है? आईसिस का जेनेसिस शुरुआत जो हुई है सीरियन सिविल वॉर से हुई है। ठीक है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं बट थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लें। सीरिया एक सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, ठीक, जिसके की बॉर्डर्स आर्टिफिशियल थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में एक साइज पीको अकॉर्ड हुआ है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जी। इंग्लैंड और फ्रांस ने ऑटोमन एम्पायर था उस समय जी, उनको हराया है। तो ऑटोमन एम्पायर को तोड़ के उन्होंने अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट लगाए हैं, ठीक। तो और उन लोगों ने जो है पपेट किंग्स वहाँ पे जो है इंस्टॉल किए हैं। इराक में किया, सीरिया में किया, जॉर्डन में किया जी। तो एक तरह की आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बनी है 1917 के बाद, ठीक। तो सीरिया की जो आर्टिफिशियल बाउंड्री है उसका जो डेमोग्राफिक मेकअप इस तरह का था कि जो सीरिया का जो मेजॉरिटी है वो सुन्नी है, बट उसके बाद जो है असाद, ये जो प्रेजेंट बशर असाद है, उसके फादर ने जो है तख्ता पलटकर ही केम इन। दीज आर एलोवाइट्स, दे आर अ फॉर्म ऑफ शिया, ठीक। we've discussed the Shia Sunni schism, but slight differences. They're both Muslims, but they have slight differences in terms of their theology जी। तो एक तरह से सुन्नी जो हार्ड लाइन सुन्नी है वो शिया को जो है मुसलमान नहीं मानते हैं, ठीक। तो देयर वाज अ शिया हु वाज गवर्निंग अ सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट। नाउ 2011 में जब अरब स्प्रिंग आई है तो टूनिशिया में बेन अलादीन गए हैं, उसके बाद जो है मुअम्मर गद्दाफी गया है, उसके बाद जो है इजिप्ट में हुस्ने मुबारक गया है जी। तो सब ने जो सुन्नीस थे उन्होंने आके जो है रोश दिखाया कि हो सकता है असाद जो जूनियर असाद बशर अल असाद है उसका भी जो तख्ता पलट जाए, ठीक। तो एक तरह से सिविल वॉर शुरू हो गई। शुरू में जो सिविल वॉर हुई है सीरिया में, इट वाज मोस्टली सेक्युलर इन नेचर जी। FSA करके जो है फ्री सीरियन आर्मी थी विच वाज नॉट हार्डलाइन इस्लामिस्ट जी, बट उसके बाद जो है अल कायदा के एक ऑफशूट है अल नुसरा फ्रंट, वो आया। अल नुसरा फ्रंट के साथ जो है उस समय जो है इन लोग के अवतार चेंज होते रहते हैं, पर उस समय उसका अवतार का नाम था ISIL, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट जी। उसके बाद चेंज करके शाम हो गया, बिकॉज शाम, सीरिया एंड शाम आर बेसिकली द सेम थिंग। अरबिक में जो है शाम सीरिया ही है। तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग असाद एंड हिज फोर्सेस, दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर, राइट। उसमें जो है लोग कहते हैं काफ़ी रिच लोग जो कि कुवैत और कतर और सऊदी अरेबिया कहते हैं, उन्होंने जो है ISIL को फाइनेंस किया जी। ISIL ended up becoming the most successful of all these organizations। जो ISIL का जो चीफ है उसका नाम बगदादी है, राइट। he has fought against Americans in Iraq, right। he is also he claims that he has a PhD in Islamic theology जी। उसने जो है he took it over। now he is supposed to be dynamic, he is quite charismatic जी। तो अब ऑब्वियसली जैसे जैसे सक्सेस है तो लोग और ज्यादा आते रहते हैं, तो ही स्टार्टेड कमिंग बैक टू हिज ओन कंट्री। नाउ इराक इज शिया डोमिनेटेड, बट देन अगेन अगर हिस्ट्री में देखें तो इराक वाज बीइंग रूल्ड बाय अ सुन्नी, राइट। यूएस ने आके तख्ता पलटा, शिया स्टार्टेड कमिंग इन अगेन, दे फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट, और उनका जो चीफ है निकला अल मलिकी, ही वाज सेक्टेरियन, ही एंटागनाइज्ड लॉट्स ऑफ सुन्नी ट्राइब्स, ठीक। तो when Baghdadi and his cronies from ISIL, whatever you want to call them, started invading Iraq, उनको ग्राउंड सपोर्ट मिला है, ठीक। ग्राउंड सपोर्ट के साथ पैसा भी था, और हर जगह जैसे हम लोग ने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, जिस भी जगह को वो कैप्चर करते थे, दे टुक ओवर द आर्मी के जो असला था वो, साथ में बैंक। उसके बाद सीरिया में जो है एक ऑयल फील्ड कैप्चर की है, सो दे आर एक्चुअली सेलिंग द ऑयल टू द सीरियन गवर्नमेंट, राइट। तो दे फ्लश विद मनी, राइट। So
in a nutshell, this is what has happened till now. But इसमें एक दो चीज़ें हैं, एक तो क्या इनका कोई अलकायदा के साथ संबंध है? नहीं क्योंकि अब अगेन इट्स इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन अलकायदा बिकॉज पिछले कुछ दिनों में अयमान अल ज़वाहिरी जो इजिप्शियन है उसने ये कहा है कि अलकायदा की प्रेजेंस जो है इंडिया और पाकिस्तान में वो बढ़ाने की वजह से है जी। अलकायदा का जो ऑफ शूट है सीरिया में उसका नाम है अल नुसरा फ्रंट, ठीक है। उन्होंने जो है अलीजेंस अल ज़वाहिरी को दे रखी है, बगदादी ने नहीं दी है, ठीक है। तो इसलिए जो है इन दोनों की इवन अमंग्स द जिहादीज देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन फॉर डोमिनेंस। तो अल बगदादी हैज नो इंटरेस्ट इन अल कायदा, ठीक है। तो अब जस्ट एज अ साइड नोट, जो अल ज़वाहिरी ने जो है बोला है कि साउथ एशिया में अल कायदा की प्रेजेंस बढ़ाएगा क्योंकि वो डर गया है। आईसिस हैज मेड अल कायदा इररेलेवेंट बिकॉज जितने यंग जिहादीज हैं या जिहॉबीज कहेंगे हम लोग, बिकॉज वेस्ट में जो है एज अ हॉबी जिहाद करने जाते हैं जो, they are getting attracted to ISIS. That's right. Because he has established a caliphate. तो जो इनका सक्सेस हुआ है, अल-कायदा ने कभी ऐसा सक्सेस देखा ही नहीं था। राइट। पर इसका एक और चीज़ जो नज़रिया सामने आता है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, अल-कायदा का तो मकसद एंटी वेस्ट था, जो एक मुहिम चली। इनका आइसिस का जो है, क्या ये अगेंस्ट जैसे शिया सुन्नी का ही मुद्दा है या इनका भी अगेंस्ट द वेस्ट है? इनका जो इनके स्टेटमेंट्स आए हैं, इनका एम है फ्रॉम यूरोप टू चाइना इस्लामिक खालिफेट। राइट। नाउ किस तरह से करेंगे? their thinking is slightly schizophrenic because they talk about Al-Andalusia, which is basically in Spain. Right. But they say कि because once upon a time अगर इस्लाम का झंडा अगर गड़ गया, that is still a part of still a part of the Islamic Empire. So it's slightly schizophrenic, but they are anti-West. I mean, any Islamist will be anti-West. So अब सवाल ये आता है कि जो कुछ हालात बने पड़े हैं उसके अंदर जिस तरीके से मिनॉरिटीज़ को भी कत्लेआम उनका हुआ, कर्ड्स का हमने देखा, अगर ये शिया सुन्नी का ही सिर्फ फसाद है तो फिर मिनॉरिटीज़ इसका क्यों एक हिस्सा बन रही हैं? इसके बारे में बात करें इस छोटी सी ब्रेक के बाद। The jihadis, formerly known as ISIS. Today they announced a new name, the Islamic State. This is more than just a rebrand. This is Iraq, this is Sham. But now, this is all one country, inshallah, one dawla, inshallah, one ummah, inshallah. There is no more border, khalas. A new video shows them literally bulldozing the Syrian-Iraqi border. The new name, a statement. This is our new caliphate. The audience, potential recruits and Al-Qaeda. There's still an awful lot more fighting to do, though. The Battle of Tikrit, for example. We know it's decisive. We don't know who's winning. The official line from the Iraqi army, we are. We can confirm that the morale of the enemy has started collapsing completely. Yesterday, information indicated that most of the ISIS commanders began fleeing in women's clothing and withdrawing in chaos. And given their dismal reaction to the rebels' first advances, the Iraqi army needs a boost. Cue propaganda war. Complete with this company turned choir. It'll take more than Tikrit the musical to win this, of course. It'll take hardware. Iraqi gunships are in the air over the city, and they've bought old Cold War fighter jets from the Russians. This plane will come into service within the next 4 days to support our troops and fight the ISIS terrorist organisation. There's the official army line, and there's this. An Iraqi officer's close to tears call to arms. What's interesting about this rant is the anti-Sunni rhetoric used to gee up Shia volunteers. It always comes back to that fault line in Iraq. Exclusive footage. Back with the Caliphate Brigade, the tour guide shows us the non-Sunni border guards in the cells. If you see here, prisoners. This is just some of the hundreds of prisoners that we have. Most of them Shia and Yazidi. These men know that the Islamic State executes people like them. These faces show the haunted awareness of what awaits.
ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ, ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ICBC ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਧਾਮੀ ਨਾਰੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੋ 604-864-6131। ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਓ इसी संबंध में और जानकारी लेने। सो बिफोर द ब्रेक लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज़ का जो यहाँ पे ख़ास तौर के ऊपर इराक में हम देख रहे हैं, और अब वेस्टर्न मुल्क उनको इमदाद भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अगर इनका सिर्फ शिया सुन्नी का ही एक मुद्दा है तो ये माइनॉरिटीज़ कहाँ से इनके घेरे में आ रही हैं? माइनॉरिटीज़ शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं है, झगड़ा ज़मीन का है। और बेसिकली रिलीजन के कवर में ज़मीन हड़पने की बात हो रही है। आई मीन जो मेरी रीडिंग है, I mean, obviously, whenever you try and rule something or you try to conquer something, you'll try to sort of quote it in a socially acceptable manner. तो रिलीजन का नाम लेके ये लोग ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। Now, इराक का अगर आप मैप देखें तो साउथ ईस्ट में शिया डोमिनेटेड है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सुन्नी डोमिनेटेड है, नॉर्थ में जो कि टर्की के साथ इनका जो बॉर्डर के साथ जो इनका लगा हुआ है, दैट इज़ डोमिनेटेड बाय कर्ड्स। कर्ड्स आर सुन्नीस, but they're a different ethnic minority. So not only is it a Shia-Sunni fight, it's also an ethnic fight between Arabs and Kurds. In that little pot, throw in this group called Yazidis. Now Yazidis are a very interesting case because they're secretive. Unka religion jo hai, it's a mishmash of Christianity and a little bit of Islam. But they believe in something called the peacock. तो जो hardline Sunni इस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाबीज कहें या सलाफीज कहें, वो उनको जो है काफिर ही नहीं मानते हैं। दे क्लेम दैट दे वर्शिप द डेविल, सो दे आर एक्चुअली फाइटिंग द वे दे सी इट, दे फाइटिंग द वॉर अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स। राइट, और उस रूल्स के अंदर कोई भी रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये सामने आ रही कि अल-कायदा भी ख़ास तौर के ऊपर वेस्टर्न मुल्कों से, इंग्लैंड या इवन कनाडा या और यूरोपियन देशों से नौजवानों को आकर्षित नहीं कर सका था अपनी तरफ बहुत ज़्यादा। लेकिन इस चीज़ में अब ये आ रही कि इवन कनाडा से भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तकरीबन 250 के करीब नौजवान जो हैं वो जाने को तैयार हैं या जा चुके हैं, उनमें से कई। इसके अलावा इंग्लैंड का हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं, इवन 500 से ज़्यादा, और उसके अलावा एक पत्रकार का कत्ल किया गया, सिर कलम किया गया, और जो व्यक्ति कर रहा है वो इंग्लैंड का रैपर है कहा जा रहा है। तो ये क्या कारण है कि ये आइडियोलॉजी में क्या ये चीज़ बात कर रहे हैं जिससे कि ये उन बच्चों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सक रहे हैं? उसका अगर आप रूट कॉज देखें तो द वेस्ट इज अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस। वेस्टर्न सोसाइटी ओपन सोसाइटी थी, तो because they allow religious freedom, they allow freedom of speech and expression, they attracted lots of hardline radical thinking Wahhabi Muslims, especially in London. पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट इंटरनेट पेनिट्रेशन। जो यूथ है वो अगर अपने एनवायरनमेंट के साथ आइडेंटिफाई नहीं करता है तो वो आइडेंटिटी ढूंढने बाहर जाएगा। और आजकल के ज़माने में बिकॉज ऑफ द ग्लोबल विलेज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यू नेम इट, पीपल कैन टॉक टू ईच अदर। तो अब जो आईसिस का भी जो अप्रोच है वो काफ़ी प्रोफेशनल है। They have people who are trying to attract people from the West. Now, उनका long term game क्या है, long term planning क्या है, ये किसी को नहीं पता. Will those kids, I'll call them kids because they're all young, are they going to come back? Are they going to create chaos in the West? or will they stay over there? And that is another important point which you have touched, because England has already said कि भाई उनके पासपोर्ट को जब्त करने की बातें चल रही हैं और उनको डिपोर्ट करने की भी बात चल रही है. But then again, this is a very serious That's issue. one way of looking at it. Another interesting case, Harpreet, is Denmark. Denmark is saying that ठीक है तुम आओ, we'll give you counseling. Because there are lots of kids who've gone in. Because of the influence of religion. Influence, and not just that, they're idealistic. They basically उस age में idealism की जो it comes into play, they went thinking we're trying to be a part of something good. They go over there and they see murder and mayhem. Then you start thinking कि is this right or is this wrong? Now England का जो approach है वो थोड़ा सा जो है hard line है. They're saying you come back, we'll put you in jail. What the Denmark
model is that you come back and we'll give you counseling. Well, again, I beg to differ here. I think कि अगर एक व्यक्ति अपने ही देश में आके लोगों के लिए सेफ्टी का एक खतरा बन रहा है तो उसको जेल में मारना बेहतर होगा बजाय कि उसको काउंसलिंग, क्योंकि अल्टीमेटली वंस द माइंड इज़ जो एकदम पक चुका है उसको जेल के अंदर भी काउंसलिंग दी जा सकती है बजाय कि वो बाहर लोगों के आम जनता के लिए खतरा। I see your point, but I disagree over there because you have your own opinion. Nevertheless, अब इसकी ramifications जो हैं, क्या इसको जैसे जिस तरीके से ये पहले कामयाब हो रहे थे, क्या इनको अब वहाँ पे कुछ रोक लगी है या अभी भी वो उसी तेज़ रफ्तार से कब्ज़ा कर रहे हैं टाउन्स के ऊपर और लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ग्राउंड का सवाल है, जितने सुन्नी डोमिनेटेड एरियाज कैप्चर कर सकते थे वो कर लिया उन लोगों ने. Now they were trying to expand beyond the Sunni belt. And they have not been successful. They have not been successful for two reasons. The West has started dropping arms to Kurds. जो इराकी आर्मी थी उन्होंने अपने हथियार डाल के भाग गई है because उनको जो आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि हमको बोला गया था कि अपने हथियार डाल दो. But the West realizes that this is a problem which is a long-term problem because of the Western young population involvement. They've started supporting with arms, not with soldiers on the ground, because the West will never be able to put soldiers on the ground. No Muslim country will allow another Iraq to happen. तो जॉन कैरी और जो वेस्टर्न देश हैं उनका ये प्लान है कि जो लोकल सुन्नी कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया उनको भी खतरा है बिकॉज जो आइडियोलॉजी है खलीफा की आइडियोलॉजी दैट मीन्स द हाउस ऑफ साउथ कैन गेट टॉपल्ड, उनको भी डर लग रहा है. तो एक तरह से what they will say that you know what, you go and fight this war. This is your war. This is not the West's war. So they will support the local Sunni population because again that will completely change the whole demographic and the whole dynamic of the Middle Eastern scenario, which is a mess anyways. मनीष जी, thank you for your perspective. आने वाले समय में जैसे जो डेवलपमेंट्स होंगी उससे अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको हम जागरूक करते रहेंगे. Thanks for your time.